नमस्कार सभी को। रिद्धि जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं दो क्लासेस से आ नहीं पाई थी। मैंने अच्छा, वीडियोस ही देखे। हेलो एवरीवन। हेलो सभी को चलिए राम राम। चलिए अलास्का से ये अपने जुड़ गई हैं इंदिरा राणा जी। बर्फ गिर अलास्का। रहा है। अलास्का। मैं तो ये कश्मीर मान के चल रही हूँ। अच्छा जी, मैं गोवा आ गई हूँ तो गोवा से सबको राम राम। वाह राम वाह। राम। गोवा की नरम नरम बालू के साथ नाम राम राम है ना, मिट्टी तो होनी है वहां, बालू मिलेंगी। नहीं रूबी जी, नहीं नहीं, गर्मी बीच गर्मी वाली राम राम। 32 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है यहाँ। बीचेस बीचेस है ना वहाँ पे, तो अच्छे अच्छे, वो ज्यादा हाँ। अच्छा हाँ जी। है। हाँ, चलिए बीचेस थोड़ी है गर्मी लेकिन बीच वहां में से 32 डिग्री टेम्परेचर में कौन जाएगा, इतनी गर्मी है। वही। आप थोड़ी गर्मी वहां से दिल्ली भेज दीजिए। नहीं, वहां दिल्ली मैं गर्मी जयपुर, में काम मिलेगा। दिल्ली जयपुर सेम हो रखा है अभी ठंड में। हाँ, तभी मुझे मैं सोच रही अलास्का हूँ पहुंचा दिया रूबी जी ने। मैं भी सोच रही हूँ बनारस थोड़ी सी यहाँ से ले ही जाऊँ गर्मी, क्योंकि बनारस भी बड़ी ठंड है। हाँ, वहाँ वहाँ हम तो होगी ही क्या। हम लोग तो बनारस से इतना लद फंद के निकले थे और यहाँ आके तो बिल्कुल सारे कपड़े स्वेटर उतर गए, गरम जितने पहने थे। कहाँ कहाँ पहुंच गए आप? प्रणाम, गोवा। नमस्कार। हैं? नमस्कार नमस्कार। राकेश जी, गोवा पहुंचे हैं जी। गोवा एक हाँ, ठीक कॉन्फ्रेंस है। है। चलो, गोवा तो बढ़िया है। हम्म, क्लब की? नहीं नहीं सर, मेरे हस्बैंड की है एफसीबीए में। अच्छा 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 अच्छा। फेडरेशन ऑफ कॉरुगेशन बॉक्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है गोवा, 3 दिन की। ओके ओके ओके। रूबी जी सही जगह पे है, वहां पे कोलकाता में इतना ज्यादा वेदर ठंडा नहीं है। कोलकाता में होता भी नहीं है। हाँ, हाँ, वहां नहीं यहाँ होता। पे ऐसे ही ममता दीदी गर्म रहती है ना, तो यहाँ मौसम भी गर्म ही रहता है। गरम और ह्यूमिड। आती बात है। अहमदाबाद में भी ऐसे ही रहता है, बट यहाँ पर अगर थोड़ी भी ठंडी हवा चलती है तो हमें पता चल जाता है कि दिल्ली में आज ज्यादा ठंड है। दिल्ली में ज्यादा ठंड है। अहमदाबाद में सही ठंड है। है 2 दिन से। यहाँ तो जी एसी में बैठना पड़ रहा है, नहीं तो आपके पसीने निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। आप किधर हैं अनुराधा जी? मैं गोवा हूँ सर। अच्छा, गोवा में तो ऐसे ही रहता है मौसम इट्स साल वेरी भर। ह्यूमिड, इट्स वेरी हॉट एंड ठंड पड़ती ह्यूमिड। नहीं है उधर। कोलकाता की हाँ। तरह ही होता है, कोलकाता बॉम्बे गोवा भी वैसा ही। अहमदाबाद में कोई है क्या इस क्लास पे? अहमदाबाद में रूबी जी हैं। शायद अहमदाबाद से मैं हूँ। निधि निधि जी निधि है, गोयल। निधि। निधि जी, जी हाँ। जी जी। हाँ, निधि अच्छा, है। ओके ओके। मैं भी अहमदाबाद में ही हूँ। ओके। हम तो घूम के आए पूरा गुजरात अभी। बहुत अच्छा। अच्छा लगा आपको बहुत बहुत अच्छा। गुजरात? बहुत अच्छा। जी। नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम प्रणाम सर। सर। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरु प्रणाम जी। गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम सर। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम दीप्ति जी, प्रणाम। प्रणाम गुरु प्रणाम जी। गुरु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सर बहुत बढ़िया। गुरु जी अच्छे हैं। मौसम मौसम का आनंद लीजिए, थोड़ा ठंडा हो गया है। आप कैसे हैं सर? आपके यहाँ ज्यादा ठंडा बहुत। है? हाँ, हमारे यहाँ बहुत ठंडा है। हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी। बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम मनीष जी, क्या हाल चाल है? सब आशीर्वाद गुरु जी आपका। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं जमीन? हाँ, आ रहा है गुरु जी। आ रहा है सर? हाँ जी गुरु जी। आ रहा है। जी गुरु जी क्लास आ रहा है। बस सर आप क्लास हमसे हमसे मत पूछना, बाकी समझ आ रहा है। हाँ। क्लास नहीं में सब नहीं, आपकी बार इसमें इतने क्या है? अच्छे स्टूडेंट हैं गुरु जी कि सब लोग इतना अच्छा डिस्कशन करते हैं, उसमें ज्यादा समझ में आ जाता है। हाँ वो ठीक है। तो
इसमें न कुछ चीजों को बार बार पढ़ करके आत्मसात करने की जरूरत होगी और कुछ चीजों को हम समझ पाए। ठीक है, हमने जो अभी तक पढ़ा है, अभी तक जो भी पढ़ा, जहां तक मुझे लगता है कि कारकांश लग्न में कोई ग्रह हो या कारकांश लग्न को कोई देख रहा हो, कारकांश से द्वितीय में कोई ग्रह हो या कारकांश के द्वितीय को कोई देख रहा हो, तो एक जैसा फल बताया जा रहा है, ये हमारे समझ में आता है। तो क्या हम लोग कहने का मतलब है उसमें मैं भी साथ हूं। एक प्रश्न मन में आता ही होगा, यदि कारकांश लग्न से द्वितीय में या चतुर्थ में या नवम में जिसकी भी बात की जा रही हो, कहीं कहीं एक दो ग्रहों की बात करके और उसके बाद उस प्रसंग से हट जाना, कहीं कहीं 4-5 ग्रहों की बात करके उस प्रसंग से हट जाना, यह हमारे प्रकाशित पुस्तकों का यही चरित्र चित्रण है। ठीक है, अब ये हमें पता नहीं पूर्ण रूप से, क्योंकि जितना उपलब्ध होगा उसके आधार पर ही चलेंगे। तो क्या हम अपने बुद्धि विवेक से उसको पूर्ण कर सकते हैं जो भी अपूर्ण है? साथ में जहां न कोई स्थित हो न कोई दृष्टि डाल रहा हो, तो क्या उसके स्वामित्व की स्थिति के अनुसार उसको अच्छा या बुरा कहा जा सकता है? इसमें आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे एक चीज तो क्लियर है कि कहा जाता है कि शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि शुभ परिणाम ही देगा, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो कारकांश में हो या साधारण लग्नों की बात कर ले। ये हर जगह लिखा हुआ मिल जाता है कि शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति हो तो शुभ ही होगा, अशुभ नहीं होगा, और अशुभ हो रहा है तो वो अशुभ टल जाएगा। तो हम लोग यहाँ एक चीज अपने मन में किसी भी व्याख्या से पहले ये बिठा करके चलते रहिएगा कि कारकांश लग्न में या अन्य किसी भावों की बात की जा रही हो, उसमें स्थिति और दृष्टि और युति की बात की गई है। अगर स्थिति दृष्टि और युति न किसी की हो तो ऐसे स्थिति में उसके स्वामी को समझना चाहिए। अगर कारकांश लग्न से चतुर्थ की बात हो रही है और चतुर्थ में न तो कोई स्थित है न कोई उस भाव को देख रहा है, तो न स्थित है न कोई देख रहा है, तो युति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसे में चतुर्थेश यदि अच्छे भावों में गया हुआ हो, अच्छे भावों से फिर वही मतलब निकाल लेना है जो हम लोग पराश्री में पढ़ते हैं, केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान, इसको आंख बंद करके अच्छा माना जाए। तो ऐसे में गया हुआ हो तो उस भाव में जो युति और दृष्टि से संबंधित फल बताए गए हैं वही फल उसके भावेश के स्थिति से समझना चाहिए, ये हमारा समझ कहता है। मैं आप लोगों के लिए ये बात स्वतंत्र रूप से छोड़ देता हूं कि आप लोग इसको हमारी तरह से समझेंगे अथवा नहीं समझेंगे। क्लियर हो गया? तो अब सबसे पहले हम लोगों को आज कारकांश लग्न पे ही आज का भी क्लास होगा, तो उसके पहले आज से कुछ पत्रिकाओं के ऊपर अन्य प्रभावों को भी समझ सकेंगे जब हम दृष्टि को समझ लेंगे। क्लियर हो गया? तो दृष्टि फल को समझते हैं, 2 लाइन में समझना आसान है, बाकी का जो हमारा जो विज्ञान है वो भी किसी न किसी रूप में अकाट्य है, उसके लिए चक्र आदि का भी विचार किया गया है, उसको भी समझ लेंगे। तो 2 लाइन में जो समझना है, चर राशि नोट कर लीजिए, 2-3 लाइन नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम समझा देंगे। चर राशि अपने अगले स्थिर राशि को छोड़ करके
सभी स्थिर राशियों को देखता है। चर राशि अपने अगले स्थिर राशि को छोड़कर सभी स्थिर राशियों को देखता है। स्थिर राशि अपने पिछले चर राशि को छोड़कर स्थिर राशि अपने पिछले चर राशि को छोड़कर सभी चर राशि को देखता है। गुरुजी पिछले स्थिर राशि या चर राशि को छोड़कर? पिछले चर राशि को छोड़कर। स्थिर राशि पिछले चर राशि को छोड़कर सभी चर राशि को देखता है। और द्विस्वभाव राशि अपने आप को छोड़कर अन्य सभी द्विस्वभाव राशि को देखता है। तो सभी राशियों की तीन तीन दृष्टियां बताई गई। क्लियर हो गया? तो पहले तो इस ये तरह तीनों को से सर एक बार रिपीट, एक बार तीनों को एक बार रिपीट कर। रिपीट एक बार नहीं, 3 बार रिपीट होने वाला है, चिंता मत कीजिए। ये चर राशि है, ये हम लोग जानते हैं। ये अगले स्थिर राशि को नहीं देखता, इसको नहीं देखता। बाकी ये 5वें को भी देखेगा, 8वें को भी देखेगा और 11वें को भी देखेगा। क्लियर हो गया? अब ये स्थिर राशि है, ये अपने पिछले चर राशि को नहीं देखेगा, इसको नहीं देखेगा। उसके बाद इसको भी देखेगा, इसको भी देखेगा और इसको भी देखेगा। तो 3 स्थितियों को देख लिया। ये स्थिर राशि इस अपने पिछले चर राशि को नहीं देखेगा और हम सभी चर क्लास राशियों चले, हम को गाड़ी में बैठे हैं, इस बाकी सभी उनको चर बुला लीजिएगा, राशियों को बाहर गाड़ी में बैठे हैं। मनीष जी म्यूट कर लीजिए अपना। हाँ, ये जरूरी है। ये स्थिर राशि अपने पिछले चर राशि को छोड़कर सभी चर राशियों को देख रहा है। अब द्विस्वभाव राशि अर्थात ये वाली राशि जो है, ये अपने आप को नहीं देखेगा, बाद बाकी 6ठे को भी देखेगा, 9वें को भी देखेगा और 12वें को भी। क्लियर हो गया? तो ये राशियों की दृष्टि है। अब मान लिया जाए यहाँ सूर्य है, बुध है, शुक्र है, शनि है। इसका मतलब है कि ये सूर्य बुध शनि को भी देख रहा है और शनि सूर्य बुध को भी देख रहा है। ये द्विस्वभाव में हमने उदाहरण दे दिया। अब ये चर राशि में स्थित है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर यदि मंगल है, ये मंगल इसको नहीं देख रहा है, इसको देख रहा है, इसको देख रहा है, इसको देख रहा है, इसको देख रहा है। अब इस स्थान में यदि कोई ग्रह बैठा है, वो उसको भी देख रहा है। और अगर इस स्थान में कोई ग्रह बैठा है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख देते हैं सूर्य बैठा, तो अब क्या है कि मंगल शुक्र को देख रहा है।
ये क्लियर है। और शुक्र क्या कर रहा है, सूर्य को भी देख रहा है और मंगल को भी देख रहा है। अर्थात राशियों के दृष्टि से ग्रहों के दृष्टि को समझना है। इसको फिर आगे उदाहरण में ले लेंगे, जो कंप्लीट पत्रिका ले लेंगे अभी आप लोगों के साथ, इसको और लंबा ले लेंगे। होरा पराशर में और जैमिनी सूत्र में भी वृत्ताकार चक्र और आयताकार चक्र में बताया गया है, उसको शेयर करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर आया होगा, आ गया? जी गुरुजी। आ गया, अच्छी बात। अब यहाँ पे इस तरह का चित्र बनाना है, यह अपने आप में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलाना किसको किससे है वो आप लोग समझ लिए हैं, वो आप मिला लेंगे। अर्थात ये दो वाला ये वाला बना लीजिए और ये वाला बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा कि ये जो 3 वाला है ये अपने आप बन जाएगा, मिलाने से बन जाता। तो इस वर्ग में देखिए कि ये 12 नंबर यहाँ लिख दिया, 1 नंबर यहाँ लिख दिया, ये राशि है, ये पूर्व हो गया, कोई बात नहीं है। ये 2 नंबर है, फिर 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर राशि है, 7 नंबर राशि है, 8 नंबर राशि है, 9 नंबर राशि है, 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि। ये राशि इस क्रम में हमने बिठा दिया। क्लियर हो गया? अब यदि 12 नंबर की बात करेंगे तो 12 नंबर राशि यहां से ये लकीर चला आ रहा है, ये 3 नंबर तक पहुंच रहा है। अर्थात ये 12 नंबर राशि जो है वो 3 नंबर को भी देख रहा है। 12 नंबर राशि से एक सीधी लकीर आई है, वो 6 नंबर को भी देख रहा है। और 12 नंबर से एक और लकीर बाएं की ओर जा रहा है, जो 9 नंबर को देख रहा है। ये क्लियर हो गया? तो ये जो आप लोगों ने देखा कि ये 12 नंबर की राशि 3 को देख रहा है और 9 को देख रहा है, तो ये पार्श्व, ये अपने बगल में देख रहा है, इसको पार्श्व दृष्टि बोलते हैं। और जो ये 12 नंबर 6 को देख रहा है, इसको सीधी दृष्टि बोलते हैं। ये सिर्फ बोलना है, दृष्टि प्रभाव में कोई भिन्नता नहीं आएगी। उसी तरह से 3 नंबर को देखिए, तो 3 नंबर इधर 12 नंबर को देख रहा है, 3 नंबर इधर 6 को देख रहा है और 3 नंबर इधर 9 को भी देख रहा है। ये इसी चक्र से पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि 9 नंबर राशि धनु राशि को सीधी दृष्टि से देख रहा है, कन्या और मीन राशि को पार्श्व दृष्टि से देख रहा है। उसी तरह से 6 नंबर है, वो 3 नंबर को भी देख रहा है। 6 नंबर है, वो 9 नंबर राशि धनु को भी देख रहा है और 6 नंबर है, वो मीन को भी देख रहा है। तो इन तीनों को देख रहा है, अपने आप को नहीं देखता, इसीलिए इस बात को हम लोग नहीं लेंगे। तो इन तीनों को देख रहा है, जिसमें कि 12 नंबर को पूर्ण दृष्टि, सीधी दृष्टि से, क्षमा चाहेंगे पूर्ण दृष्टि बोल गए, सीधी दृष्टि से देख रहा है और 3 और 9 नंबर को, मिथुन और धनु को पार्श्व दृष्टि से देख रहा है। अब कहता है कि ये जो 1 नंबर राशि है वो चर राशि है, अपने सबसे नजदीक स्थिर राशि हमने क्या कहा था, अगले स्थिर राशि। ये सरल हो जाता है कि अगले स्थिर राशि, अर्थात ये 1 का कोई भी धागा आके यहाँ नहीं मिलता, कोई भी लकीर आके यहाँ नहीं मिलता। इसका मतलब है कि ये 1 नंबर इस स्थिर को नहीं देख पा रहा है। ये 1 नंबर किसको देख पा रहा है, तो यहाँ देखिए ये सीधे दृष्टि आ गया, कहाँ आ गया, 5 नंबर के ऊपर। यहां से चला ये 8 नंबर के ऊपर और यहां से 1 चला ये 11 नंबर के ऊपर। ये 5 नंबर और 11 नंबर को जो देख रहा है,
इसको पार्श्व दृष्टि बोलेंगे, और एक नंबर जो सीधे 8 नंबर को दिख रहा है उसको सीधी दृष्टि बोलेंगे। उसी तरह से अब हम 4 को ले लेंगे तो अपने अगले 5 नंबर को वो नहीं देख रहा है, चर राशि है 4, वो अपने अगले राशि 5 को नहीं देख रहा है। किसको देख रहा है? तो 8 को देख रहा है। किसको देख रहा है? तो 11 को देख रहा है। किसको देख रहा है? तो 2 को देख रहा है। तो ये 2 चर राशि हो गया। अब तीसरा चर राशि 7 है। ये 7 जो चर राशि है वो बगल में बैठे 8 को नहीं देख रहा है। वो किसको देख रहा है? तो यहाँ से सीधा देखिए 11 नंबर को देख रहा है, यहाँ से सीधा देखिए 2 नंबर को देख रहा है, और यहाँ से इस स्थिति में देखिए 5 नंबर को देख रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये जो 11 नंबर अर्थात कुंभ राशि, 5 नंबर सिंह राशि को देख रहा है, ये पार्श्व दृष्टि हो गया, और ये जो 2 नंबर को देख रहा है ये सीधी दृष्टि। तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अब उसी प्रकार से अगले चर राशि को भी देख सकते हैं। ये 10 नंबर है, ये 11 को नहीं देख रहा। 10 नंबर किसको देख रहा है? 2 को देख रहा है। 10 नंबर किसको देख रहा है? 5 को देख रहा है। 10 नंबर किसको देख रहा है? 8 को देख रहा है। अर्थात 2, 5, 8 ये जो 3 स्थिर राशियां हैं इन तीनों को देख रहा है। ये आपने समझ लिया। अब आ जाते हैं स्थिर राशि। तो हमने कहा था ये 2 नंबर स्थिर राशि है। ये पिछले 1 नंबर अर्थात अपने पास में, अपने करीब, समीपस्थ चर राशि को नहीं देखता। अर्थात ये 2 नंबर 1 नंबर को नहीं देखता, ये 5 नंबर 4 नंबर को नहीं देखता, ये 8 नंबर 7 नंबर को नहीं देखता, और ये 11 नंबर 10 नंबर को नहीं देखता। देख रहे हैं ना, 10 नंबर राशि को नहीं देखता। तो अपने पिछले चर राशि को छोड़कर वो किसको देखता है? तो पार्श्व दृष्टि से 10 नंबर को देखता है, पार्श्व दृष्टि से 4 नंबर को देखता है, और सीधी दृष्टि से 7 नंबर को। उसी तरह से अगले सिंह राशि की बात कर लें, वो कर्क को नहीं देखता है, पार्श्व दृष्टि से मेष राशि को देखता है, पार्श्व दृष्टि से तुला राशि को देखता है, और सीधी दृष्टि से मकर राशि को देखता है। उसी तरह ये 8 नंबर वृश्चिक राशि की बात कर लेंगे तो ये पिछले तुला राशि को नहीं देखता। ये 10 नंबर अर्थात मकर राशि को पार्श्व दृष्टि से देखता है, 4 नंबर कर्क राशि को पार्श्व दृष्टि से देखता है, और 1 नंबर को सीधी दृष्टि से। एक चक्र साधन ये है, ये आप लोगों ने समझ लिया। अब आ जाते हैं दूसरा चक्र साधन। दूसरा चक्र साधन आयताकार है। आप इधर पूरब लिख लीजिए, इधर पश्चिम, उधर दक्षिण, उधर पश्चिम, इधर उत्तर लिख लीजिए, और यहाँ कोने से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, 11 ये राशियां बिठा दीजिए। इसमें भी वही चीज दृष्टिपात होगा। यहाँ पे ये 3 नंबर है, आप लोग देखिएगा, ये जो 3 नंबर राशि है ये 12 नंबर को भी देख रहा है, यहाँ सीधा ये लकीर गया हुआ है। 9 नंबर को देख रहा है, यहाँ भी ये सीधा लकीर आ गया, और 6 नंबर को भी देख रहा है, यहाँ भी ये सीधा लकीर आ गया। तो ये दोनों जो ये 12 नंबर और 6 नंबर है इसको पार्श्व दृष्टि बोलेंगे, और यहाँ 9 नंबर को सीधी दृष्टि बोलेंगे। ये सिर्फ बोलने के लिए है। अच्छा, ये रूल सबके ऊपर लागू हो जाएगा। अब हम 6 नंबर को लेंगे तो ये 6 नंबर से 3 नंबर भी देखा जा रहा है, 6 नंबर से 12 नंबर भी देखा जा रहा है, 6 नंबर से 9 नंबर भी देखा जा रहा है। ये हम लोगों ने समझ लिया।
उसी तरह से 9 को भी लेंगे तो ये 3 को भी देखेगा, 6 को भी और 12 को भी। अब चर राशि को, तो ये चर राशि है तो ये अपने इस वाले को नहीं देख रहा, समझ रहे हैं ना। ये अंत जहां होगा लकीर का वहां देखेगा, तो ये पड़ोसी सबसे नजदीक वाले स्थिर को नहीं देख करके 5 नंबर को देख रहा है, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से ये 8 नंबर को देख रहा है, यहाँ से ये 11 नंबर को देख रहा है। उसी तरह ये स्थिर राशि है, ये स्थिर राशि अपने पिछले चर राशि को नहीं देख रहा है। अब ये यहाँ 4 नंबर को भी देख रहा है, ये यहाँ 10 नंबर को भी देख रहा है, और ये यहाँ 7 नंबर को भी देख रहा है, लेकिन 1 नंबर को नहीं देख रहा। ये आप लोगों ने समझ लिया, क्लियर हो गया। तो दृष्टियों के प्रकरण में इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी पत्रिका ले लेते हैं, हम कोई भी पत्रिका आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए यही एक पत्रिका है, तो अश्वेता ये जो कर्क राशि है वो किस किस राशि को देखेगा बताओ। 7, 10 गुरु जी और चर राशि है। एक को। एक एक करके बोलेंगे, राकेश कौशल जी जिनको पूछे वही बोले। तो ये 5 को नहीं देखेगा, 8 को देखेगा, 11 को देखेगा और 2 को देखेगा। ठीक है। 8 को देखेगा, 11 को देखेगा और 2 को देखेगा। जी। अर्थात यहाँ बैठा मंगल और राहु कहाँ कहाँ देख पाएगा। मंगल चंद्र को देखे, नहीं चंद्र नहीं, गुरु और सूर्य को देखेगा। गुरु और सूर्य को देखेगा, ग्रहों के रूप में यही स्पष्ट हुआ। जी। चलिए सचदेवा जी बताएंगे कि मकर राशि में बैठा शनि बुध केतु कौन कौन से राशि को देखेगा और क्या कैसे देखेगा, बताइए। मकर राशि में बैठा हुआ अपनी साथ वाली कुंभ राशि को छोड़ के वो वृषभ राशि को देखेगा और सिंह राशि को देखेगा और स्कॉर्पियो को देखेगा। वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ जी। अब राकेश कौशल जी आप बताइए कि ये जो यहाँ धनु राशि में स्थित शुक्र और चंद्रमा है, तो ये धनु राशि कौन कौन से राशि को देखेगा। बोलिए। रूबी शर्मा तुम बोलो भाई। गुरुजी ये यहाँ से ये द्वि स्वभाव राशि है, तो यहाँ से ये 12वें हाउस इसको देखेंगे, मतलब ये मीन राशि को देखेंगे, ऊपर वो 3 नंबर मिथुन राशि को देखेंगे और ये 6 नंबर कन्या राशि को देखेंगे। अच्छा सही हो गया। इसका मतलब शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि भी मीन राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि पर कही जाएगी। क्लियर हुआ आप लोगों को। जी 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 गुरु।
जिस तरह से सूर्य और गुरु की दृष्टि अपने निकटस्थ, अपने समीपस्थ मकर राशि को छोड़ करके मेष राशि, कर्क राशि और तुला राशि को देख रहा है, इसका मतलब है कि ये कुंभ राशि तो इस राशि को देख ही रहा है, लेकिन वहां पर बैठे ग्रह की भी दृष्टियों को इसी के अनुकूल कहेंगे। क्लियर हो गया? यहां तक समझने में कोई परेशानी? तो दृष्टि कथन में इतना ही बताया गया है। आगे जो बातें लिखा गया है वरा शास्त्र में कि दृष्टि चक्र देखने से स्पष्ट है कि प्रत्येक राशि की दृष्टि तीन तीन राशियों पर होती है, जिनमें एक सम्मुख दृष्टि और दो पार्श्व दृष्टि होती है। बस वस्तुतः इस दृष्टि से केतु आदि अप्रकाश ग्रह की दृष्टि देखी जानी चाहिए। अब इस लाइन को लिख देने से सब चीज गोल हो गया, समझ गए कि अब वस्तुतः इस दृष्टि से केतु आदि अप्रकाशित ग्रह जो हैं उसको देखना चाहिए। तो ये बात भूल जाना है, इस लाइन को याद नहीं रखना, क्योंकि आगे संवाद में क्योंकि आप लोग पढ़िएगा तो सोचिएगा कि यहाँ तो सिर्फ राहु केतु गुलिक इन्हीं लोगों की दृष्टि होगी, बाद बाकी तो और किसी ग्रह की दृष्टि होगी नहीं, तो ये मन में भ्रम आ जाएगा। इसीलिए आगे पढ़ते समय इस बात को नहीं पढ़ना है, इसको भूल करके आगे बढ़ना। क्लियर हो गया? 38 नंबर पेज मैं एक बार बता देता हूँ, वहां पर जा करके गुरुजी थोड़ा समझ में नहीं आया। बिल्कुल समझ में आएगा, अभी फिर से समझाएंगे, चिंता मत। क्या गुरु केतु और राहु का भी ये सारा दृष्टियों को लेना है गुरुजी? हाँ लेना है। 39 नंबर पेज में जाकर के पढ़ना है होरा पराशर शास्त्र दृष्टि अध्याय, राशि दृष्टि अध्याय। मतलब ऑल 9 प्लैनेट्स का लेना है ये जो राशि दृष्टि? सब का लेना। आपको क्या समझ में नहीं आया ये बता दीजिए। नहीं जैसे कि ये राहु और केतु का ही लेना है तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि बाकी सब ग्रह का भी मतलब वो 9 ना प्लैनेट्स है इसका सारा। हमने कहा सबका लेना है, ये क्लियर हो गया। हाँ गुरु। लेकिन यहाँ राशियों के दृष्टि से ही ग्रहों के दृष्टि को संबंध रखते हुए समझना है। क्लियर हुआ? हाँ गुरु जी। अर्थात राशि जहां देख रहा है वहीं वो ग्रह देख सकता है, राशि जहां नहीं देख रहा है वहां वो ग्रह नहीं देख सके। तो ग्रह एक दूसरे को देख रहा है या नहीं देख रहा है वो राशि के दृष्टि के ऊपर ही निर्भर करेगा। यहाँ तक में कोई किसी को कोई समस्या? गुरु जी जैसे आपने हाँ द्विस्वभाव राशि में द्विस्वभाव राशि में आपने बताया कि जिसमें वो बैठा हो अपने घर को नहीं देखेगा, बाकी 3 घरों को देखेगा। उसी प्रकार से स्थिर राशि में आपने कहा कि अब अपने अगली स्थिर मतलब चर राशि को, हाँ, कि अपने अगले स्थिर राशि को छोड़ करके बाकी के मतलब स्थिर राशि को देखेगा। तो जिस 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 जगह वो बैठा है उसका वो तो अपना वो तो वो चर होगा, तो उसमें तो कोई इसके आगे की जो 3 राशियां होंगी उनको सबको देखेगा। इसका मतलब वो जहां बैठा वहां नहीं देखेगा? ना सबके साथ ऐसा थोड़ी होगा जी। जहां बैठा है वहां से ही तो देखना प्रारंभ करेगा वो। चलो स्थिर राशि को आप कंफर्म कर दीजिए सर। जहां बैठा है वहीं तो देखना प्रारंभ करेगा। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। गुरुजी पेज नंबर कितना बताया? 39। ये केतु है चर राशि में, ठीक है। पटेल जी आप भी देखिएगा, विनय पटेल जी और मनीष जी। तो ये क्या कह रहा है कि इसको नहीं देखेगा, बगल वाले स्थिर राशि को नहीं देखेगा, बाकी किसको देखेगा? 8 को भी देखेगा, 11 को भी देखेगा और 2 को भी देखेगा।
इन तीनों को देख लेगा। अर्थात ये जो राशि है ये इसको नहीं देखेगा, बिल्कुल नहीं देखेगा। इसको देख लेगा, इसको देख लेगा, इसको देख लेगा और इसको देख लेगा। क्लियर हुआ? जी गुरुजी, यहाँ पे एक बार क्लैरिफाई करना चाहिए कि केतु मंगल को देख रहा है, तो इसका मतलब मंगल भी केतु को देख रहा है, यही है ना? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ मंगल भी केतु को देख रहा है। क्यों? क्योंकि ये पिछले चर को नहीं देखेगा। अर्थात यहाँ अब मंगल को देख लीजिए। अब एक चीज तो क्लियर हो गया था, अब यहाँ एक क्लियर है कि ये देख रहा है इसको, ये तो क्लियर है, आपने समझ लिया। हाँ गुरुजी। लेकिन अब ये क्या है, ये स्थिर राशि है, तो ये इसको नहीं देखेगा, इसको बिल्कुल नहीं देखेगा। क्लियर हो गया? अब ये किसको किसको देखेगा, तो ये इसको देखेगा, ये इसको देखेगा और ये इसको देखेगा। अर्थात मंगल केतु को देख रहा है और केतु भी मंगल को देख रहा है। ये क्लियर हुआ? हाँ गुरुजी। जी। अब इस राशि में बैठा हुआ ग्रह जो है, ये नहीं कहेंगे कि सूर्य शनि को देख रहा है, शनि बुध को देख रहा है, ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन ये सूर्य शनि बुध ये यहाँ देख रहा है गुरु को, और ये गुरु पलट के सूर्य शनि बुध को भी देख रहा है। क्लियर हुआ? हाँ गुरुजी। हाँ, अब क्लियर। मतलब सीधे दृष्टि और पांच दृष्टि में अगर एक प्लैनेट्स को देखता है तो एक दूसरे के साथ मतलब दृष्टि संबंध रह ही जाता है। दृष्टि संबंध रहेगा। पांच दृष्टि और सीधी दृष्टि समझाने के क्रम के लिए बोला गया है, बाकी उसके प्रभाव पर कोई विशेष चर्चा नहीं की गई है। उसका प्रभाव सामान्य रूप से एक जैसा ही होना चाहिए, एक जैसा ही कहना चाहिए। वो जो टेबल गुरुजी आपने दिया है, वो जो टेबल दिया है, जो ये वाला गुरुजी जो जैसे कि 1 2 3 4 जो मतलब एक क्रॉस करके बनाए थे, उससे अच्छा समझ में आ रहा है कौन किसको देख रहा है। हाँ, तो वो आप देख लीजिएगा ना, वो बना करके अपने आप से। वही तो कहा गया है, सब कंफ्यूजन उसको रेफर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। गुरुजी एक और तरीका मुझे जो मैंने समझ में आया वो ये है कि चाहे चर राशि या स्थिर राशि जो भी है, या तो उनके सेकंड हाउस में द्विसभाव होती है या उनके 12th हाउस में होती है। तो अगर 12th हाउस में है तो जो सेकंड हाउस वाली राशि है उसको नहीं देखेगा, बाकी राशियों को देखेगा। और अगर सेकंड हाउस में है तो 12th वाली को नहीं देखेगा, बाकी को देखेगा। मैंने तो इस तरह से कुंडली से देख करके वो लगाए। लेकिन उसमें चार और अचार का डिफरेंस हो जाएगा, उसमें चार और अचार का डिफरेंस हो जाएगा। हाँ, बस वो आपको थोड़ा सा दिमाग में रहेंगे। जैसे दुआ एक दिमाग दूसरे को में देखती है। जैसे दिमाग में अट जाए, जैसे दिमाग में समझ में आ जाए, वैसे ही समझ लेना जरूरी है। अब एक शब्दों में जैसे हम हर बार बोल देते हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टियां शुभ और अशुभ ग्रहों की दृष्टियां अशुभ होती। यहाँ दृष्टियों की बात होगी तो खाली स्थान के ऊपर दृष्टियों से भी रिजल्ट समझा जाएगा। बात को समझिएगा। यदि हम खाली स्थान को देख रहे हैं, जैसे पत्रिका ले आते हैं फिर समझाते हैं। इस जेमिनी में सब 2 मिनट दीजिए जी। ये मंगल जो है इसको नहीं देख रहा है, यहाँ शुक्र राहु को तो देख रहा है। इसका मतलब जब मंगल का दशा आएगा, अर्थात मंगल की दशा नहीं आएगी, किसकी दशा आएगी? वृश्चिक की दशा आएगी। इसमें दशा भी राशियों की होती है। तो जब वृश्चिक की दशा आएगी तो उसमें मकर का रिजल्ट भी मिलेगा, अर्थात उस समय शुक्र राहु का रिजल्ट एक्टिव होगा। आज इसी को समझने का जरूरत है, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। जब वृश्चिक की दशा आएगी तो मेष राशि का भी रिजल्ट, अर्थात ये जो छठा स्थान है, छठे स्थान का भी रिजल्ट एक्टिव होगा। अर्थात इस स्थान से संबंधित रिजल्ट भी हम बताएंगे और उस पर वृश्चिक की दृष्टि के साथ साथ मंगल की दृष्टि को भी लेंगे
कि मंगल यहाँ भी देख रहा है, मंगल यहाँ भी देख रहा है और मंगल यहाँ भी देख रहा है। तो ये खाली स्थान है, ऐसा नहीं कहेंगे कि यहाँ पर वृश्चिक की दृष्टि नहीं है या मंगल की दृष्टि नहीं है। क्लियर हो गया? इस बात को समझ करके और अपने दृष्टि में रखिएगा, ताकि विश्लेषण करते समय हमको किसी भी प्रकार का भूल ना हो। क्लियर हो गया? हम ग्रहों की अब वृश्चिक में मेष की दशा होगी, ये दशा षडाष्टक की होगी, ये मानेंगे। वृश्चिक में मिथुन की दशा होगी, ये दशा षडाष्टक की होगी, इस बात को मानेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दृष्टि है, दृष्टि के प्रभाव को भी मान करके चलेंगे। एक दूसरे राशि की स्थिति कहाँ है, किस स्थिति में है, और उसमें बैठे ग्रहों की दृष्टि का भी प्रभाव हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को कोई समस्या है तो बताने का प्रयास कीजिए। आचार्य जी, जो केतु की दृष्टि है वो शुभ कहलाएगी या अशुभ? अशुभ कहलाएगी। गुरुजी, इसमें तो जैमिनी सिस्टम में शुभ दृष्टियां बढ़ गई हैं। बताइए आप। अब देखो, चंद्रमा की 3 दृष्टि हो गई, शुक्र की 3 दृष्टि हो गई, बुध की 3 दृष्टि हो गई, और वहां पे सूर्य की 3 दृष्टि बढ़ी बस। तो यहाँ पे 3 बढ़ गई, वहां पे 1 बढ़ी। हाँ, बिल्कुल शुभ ग्रहों की दृष्टियों को यहाँ पे चंद्रमा और बुध की भी दृष्टियों को शुभ ही मान करके चलेंगे। गुरुजी, जैसे राशि की भी दृष्टि है तो राशि भी शुभ अशुभ लेंगे, कि जैसे वृश्चिक राशि की दृष्टि है तो अशुभ, और वृष की राशि की दृष्टि है तो शुभ? नहीं। ठीक, धन्यवाद। गुरुजी, एक क्वेश्चन था। गुरुजी, एक एक करके जी। आशुतोष प्रधान जी, आप बताइए, आप कंफ्यूज हो गए। गुरुजी, ये जो जैसे कि मंगल आपका वृश्चिक का जब दशा शुरू हो गया तो वो शुक्र जो वो था, जो उसका थर्ड दृष्टि है वहां पे आ जाएगा। तो ये शुक्र का जो मतलब फल जो देना शुरू करेगा, मुझे ये लगता है कि वो अपना चर कारक के हिसाब से देगा या स्थिर कारक के हिसाब से देगा? वो दोनों हिसाब से फल देगा। अगर कारक बोलेंगे ना आप, तो जेमिनी में तो कारक के हिसाब से फल देना है उसको, तो वो चर कारक के भी हिसाब से फल देगा और स्थिर कारक के भी हिसाब से फल, दोनों के हिसाब। अगर थर्ड हाउस एक्टिव भी होता है, लेकिन वो सोच लीजिए वो दारा कारक है, तो वो दारा वाला काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल दारा वाला काम, वो तो सब थर्ड तो हाउस वाला आगे। पराक्रम वाला काम नहीं करेगा, जैसे कि पराशरी में हम लोग। जी, थैंक यू। गुरु जी, यदि बुध अशुभ ग्रह के साथ है तब उसकी दृष्टि अशुभ मानी जाएगी? नहीं, बुध और चंद्रमा की भी दृष्टि को यहाँ पे शुभ मान करके ही चलना है। हम यहाँ ज्यादा क्या नाम कहते हो, दृष्टियों में शुक्र, गुरु, बुध और चंद्रमा, इन चारों की दृष्टियों को शुभ ही मान करके चलते हैं। क्लियर हो गया? ये बोलना गलत है, ये जो हम बोल रहे हैं ना शुक्र बुध चंद्रमा, ये नहीं है। दृष्टियां तो इसकी होगी, लेकिन दृष्टियां तो राशियों की है, और उसके राशि में सिर्फ दृष्टि दे रहा है, जिसकी वजह से वो भाव एक्टिव हो रहा है। अगर शुभ ग्रह बैठा है तो उसकी भी दृष्टि वहां पहुंच रही है, तो उसको शुभ दृष्टि बोल देंगे। इतना ही मान करके चलना। क्लियर हुआ? जी। मधु कपूर जी, बताइए आपका क्या प्रश्न आ गया? गुरुजी, हमें वो वर्ड नहीं समझ में आया। आपने कहा था एक तो दृष्टि है और दूसरी आपने कहा था पाक दृष्टि। वो क्या वर्ड है? पास, लाइक क्लोज। साइड कम। साइड, ओके, साइड। साइड की देखो, तिरछी दृष्टि, तिरछी दृष्टि। और सीधी, ये दो दृष्टि। क्लियर हुआ? जी गुरुजी। और जैसे आपने कहा कि जैसे अब आपने जैसे एग्जाम्पल जो दिया था कि
जैसे मार्स और राहु हैं, वो जिस जिस अभी हमें राशि का नंबर नहीं याद आ रहा, तो जिस जिस राशि को दृष्टि दे रहे हैं तो वो सब एक्टिव हो जाएंगे। तो फिर उसमें ये भी देखेंगे कि वो लगन से 6th हाउस है या 8th हाउस है या 12th ना हाउस है, ऐसे भी वो सब देखेंगे ही। वो देखेंगे तब जब हम, अभी तो आपको साधारण दृष्टियों की बात की है। अब हम कारकांश लग्न से देख रहे हैं, पद लग्न से देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं, या आत्म कारक से देख रहे हैं, सब जगह अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 8वां 6ठा और 12वां यहाँ गौण हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जहां भी 8वां 6ठा और 12वां काम करता है, अशुभ स्थान जरूर काम करेगा, लेकिन वो तो बदलता रहेगा। समझ रहे हैं? कारकांश लग्न के हिसाब से हो सकता है कि नौवां भाव जो था वही 8वां भाव बन गया। तो इसीलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा सामान्य से थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। कंफ्यूज ज्यादा नहीं हो, यहाँ कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। ठीक हो गया? समझ में आया मेरे को? कारकांश, बोलिए। एक क्वेश्चन क्विकली था कि जब आप कारकांश लगन का कहते हैं तो वो आप D1 में देखते हैं ना, कारकांश लगन सारा D1 हमेशा? ही है, सारा D1 ओके, ही है। D9 में तो नहीं देखते? नहीं, कांच तो D9 से देखा जाएगा ना। D9 कारकांश कितना आत्मा बनाएंगे। कारक गया वहां पे आए। राकेश जी, आत्म कारक तो नवांश पिछले क्लास में भी बहुत क्लियर किया है, हाँ इस जी, हाँ क्लास जी। में भी क्लियर करेंगे कि सिर्फ आत्म कारक जिस नवांश में गया उस राशि को घसीट के ले आएंगे और उसी को लग्न कुंडली बना देंगे। बाकी सभी ग्रहों को उसी प्रकार से स्थित करेंगे। क्लियर हो गया? थैंक यू गुरुजी। अनुराधा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे आपने जो लास्ट कुंडली दिखाई जहाँ पे वृश्चिक लग्न में वो मेष राशि को देख रहा है, वहां वो खाली स्थान है, राशि वहां मेष है लेकिन वहां कोई ग्रह नहीं है। तो हम इस जगह मेष राशि की दृष्टि में मंगल की दृष्टि को देखेंगे, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल है। नहीं, तो खाली अब दृष्टि का खाली गुरुजी माने मंगल की दृष्टि लेंगे। गुरुजी यहाँ मंगल की स्वराशि, दृष्टि। हम समझ गए आपकी बात को। यहाँ जी अपने राशि को देख रहा है या मित्र जी की राशि को देख, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है? यहाँ अब दृष्टि प्रभाव में मंगल का प्रभाव है, ये लेकर के चलना है। अब इस यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि मंगल की दृष्टि है अपने घर के ऊपर तो शुभ हो जाएगा, तो जेमिनी के सूत्र का जो है ना, सूत्र को ध्वस्त कर दे। इसीलिए मिला जुला प्रभाव लेकर के नहीं चलिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था आपका। माने गुरुजी ये वृश्चिक। कहते हैं ना कि जैसे वृश्चिक की दृष्टि है एक एक का मंगल का। राकेश कौशल जी क्यों परेशान हो रहे हैं? एक लोगों को क्लियर करने दीजिए। बोलिए राजा जी। गुरुजी जैसे वृश्चिक राशि है और उसकी दृष्टि मेष राशि पे पड़ रही है, बस सिंपल ये कहेंगे। हाँ, और क्योंकि वृश्चिक राशि में वृश्चिक लग्न जो है वहां पे मंगल बैठे हैं, तो मंगल की दृष्टि मेष राशि पे पड़ रही है, इस तरह बोला हाँ, जाएगा। जी, बिल्कुल। अब थैंक यू वहां क्या थैंक यू। होगा? अब जी क्या होगा कि मेष राशि एक्टिव हो जाएगी। अब वो एक्टिव होने के कारण वहां से जो भी रिजल्ट होगा वो हमको प्राप्त होगा। जी क्लियर हो गया? जी समझ। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू गुरुजी। राकेश कौशल जी, अब बोलिए क्या प्रश्न? गुरुजी राकेश मैं कह कौशल रहा जी। कि वृश्चिक वृश्चिक की दृष्टि मेष राशि पे पड़ रही है, उसमें मंगल का प्रभाव है, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, यही मैं कह रहा हूँ। तो एक तो सब्जेक्ट कंफ्यूजिंग है, और वन बाय वन यदि नहीं करेंगे ना, एक साथ बोलने लगेंगे सब, तो बड़ी कष्ट हो जाएगा। हम ही भूल जाए, पता चला कि गुरु जी गायब हो गए, दिमाग शून्य हो गया, कुछ नहीं बचा। क्योंकि दिन रात पराशरी पढ़ाते रहते हैं और ये शाम को जेमिनी लेकर के बैठ जाते हैं 1 घंटे के। हाँ विद्या भारती नेगी, तुम्हारा क्या प्रश्न है? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, राशियों का दृष्टि खाली आत्मकारक लग्न पे या कारकांश और पद लग्न पे, सब पे रहेगा? सबसे राशियों की ही दृष्टि रहेगी। राशियों के दृष्टि के अलावा कोई दृष्टि यहाँ नहीं लिया जाएगा, और राशियों के दशा के अलावा कोई ग्रह की दशा यहाँ नहीं बोली जाएगी। क्लियर हुआ? जी। तो चूंकि हम लोग, विनय पटेल जी आपका कोई प्रश्न रह गया? नहीं सर।
क्लियर हो गया आपको? जी जी। ये जो दोनों चक्र है ना, इस चक्र को अपने से देखिए, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, हमें जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप लोग नहीं समझते तो हमको इसको बोर्ड पे बनाना पड़ता है ना। तो मैंने इसको अभ्यास किया, क्या हो गया, दिक्कत क्या हो गया अगर हम एक बार अभ्यास कर लिए तो जब हम अभ्यास कर सकते हैं तो आप अभ्यास क्यों नहीं करेंगे? जी सर बिल्कुल। आपको भी अभ्यास कर लेना है। हमको पता है ये वहां पे हम जान रहे हैं, लेकिन अगर हमको बोर्ड पे बनाना पड़ेगा और हम भूल जाए तो हम कैसे आप लोगों को बताएंगे? लेकिन यदि आपको वो जो मिलान करना है, मिलान करने में यदि आपको ये याद है, फिर से दोहरा देते हैं, 1 मिनट लगेगा, कि चर राशि अपने अगले स्थिर राशि या समीपस्थ स्थिर राशि को छोड़ करके अन्य स्थिर राशियों को देखता है। तो मिलाते रहिए, एक किसको देखेगा? तो 2 को नहीं देखेगा, 5 को देखेगा, 8 को देखेगा, 11 को देखेगा, तो वहां लकीर डाल दी। उसी तरह से स्थिर राशि पिछले चर राशि समीपस्थ चर राशि को छोड़ करके, अर्थात वृष राशि मेष को नहीं देखेगा तो किसको किसको देखेगा? कर्क को देखेगा, तुला को देखेगा और मकर को देखेगा। तो कर्क तक लकीर ले आइए, तुला तक लकीर ले आइए, मकर तक लकीर ले आइए। आपका ये इसी तरह से सब बन जाए। मिथुन राशि मिथुन को नहीं देखेगा, धनु को देखेगा, कन्या को देखेगा, मीन को देखेगा, तीनों पे डंडा डाल दीजिए, आपका चक्र तैयार हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि हमारे इस 12 कॉर्नर बना लेते हैं और उस 12 कॉर्नर में भी ये राशि दृष्टियां स्पष्ट हो जाती हैं। ये हमारा जो साइंस है वो कितना गहरा है, हमारा जो गणित है वो कितना गहरा है, इसको समझने की जरूरत है। जिस कारण से जेमिनी सूत्र को काटना भी मुश्किल हो गया, जिसको कि सिद्धांत में लेना जरूरी है। यहाँ तक हमारे और आपके समझ में आ गया। तो दृष्टियों का प्रकरण यहाँ खत्म हो जाता है। दृष्टियां आप लोगों ने समझ लिया। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो समझा था वो समझा था आत्मकारक के साथ स्थित ग्रह और व्यवसाय, आत्मकारक नवांश में सूर्य व राहु का फल, आत्मकारक व गुलिक से युक्त आत्मकारक व ग्रहों की दृष्टि, आत्मकारक व केतु, आत्मकारक व सूर्य शुक्र की दृष्टि से व्यवसाय। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब पढ़ना था कारकांश लग्न का चतुर्थ व मकान। तो अब 2 विषय है। हमने कहा है कि हम जेमिनी के पुस्तक के साथ साथ पराशर में जो 5-6 अध्याय दिए गए हैं उसको छोड़ करके आगे नहीं बढ़ेंगे, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, तभी हम ज्यादा समझ पाएंगे। समझ रहे हैं? अगर हम उसको छोड़ करके आगे बढ़ गए तो हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या है कि पराशर में जो लिखा गया है वो इस प्रकार लिखा गया कि कारकान से द्वितीय स्थान, कारकान से तृतीय स्थान, कारकान से चतुर्थ स्थान, वो एक सीरियल में लिखा है। और जेमिनी सूत्र पुस्तक में कोई सीरियल नहीं लिखा गया। लगभग 90 to 95% एक ही बात लिखा गया है, लेकिन उसको बड़े श्लोकों के माध्यम से लिखा गया और यहाँ सूत्रों के माध्यम से लिखा। पहले तो जेमिनी जो सूत्र है उसको ही हम लोग पढ़ते हैं, बाद बाकी पराशरी का जो श्लोक है उसको पढ़ लें। क्लियर हो गया? तो 2-4 स्टेप बढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। कहता है कारकांश लग्न का चतुर्थ व मकान, कारकांश लग्न से चतुर्थ व मकान। तो इसका मतलब है कि कारकांश लग्न के चतुर्थ भाव से मकान का विचार किया जा सकता है। ये बात बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ जरूरी नहीं है कि चतुर्थ दशम से हम व्यवसाय का विचार करें, लग्न से भी व्यवसाय का विचार हम लोगों ने किया हुआ है, दूसरे से भी व्यवसाय का विचार हो जाता है, 5वें से भी व्यवसाय का विचार हो जाता है। तो ऐसे क्रम में हम लोगों को ये ध्यान रखना है,
कम से कम कि घर मकान का विचार जो है कारकांश लग्न के से चतुर्थ स्थान से किया जाता है। तो अब उसको समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कारकांश लग्न से चतुर्थ स्थान में यदि चंद्रमा व शुक्र की स्थिति हो या ये दोनों ग्रह इस स्थान के ऊपर दृष्टि रखते हो तो मनुष्य बड़े भवन का स्वामी होता है। अर्थात चतुर्थ कारकांश लग्न से चतुर्थ स्थान में चंद्रमा और शुक्र दोनों हो। ये बात हमेशा से याद रखिएगा, यहाँ पे या शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, वह शब्द का प्रयोग और का प्रयोग किया। तो चंद्रमा शुक्र दोनों हो या चंद्रमा बैठा हो शुक्र की दृष्टि हो या चंद्रमा और शुक्र दोनों की दृष्टि हो या शुक्र बैठा हो चंद्रमा की दृष्टि हो, इतने कॉम्बिनेशंस हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए। तो आपके पास अच्छा मकान होगा, आज के डेट में ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि कारकांश लग्न से चतुर्थ में चंद्रमा शुक्र स्थित हो या चतुर्थ स्थान चंद्रमा शुक्र से दृष्ट हो तो अच्छा मकान होगा। मैं इसमें अपनी बात जो अपने अनुभव से आता है उसको जोड़ करके बताने का अब प्रयास कर रहा हूँ। उसको आइदर आप माने और नहीं माने, ये दोनों विचार आप लोगों के पास है। मान लिया जाए कि चंद्रमा और शुक्र चतुर्थ स्थान को न देख रहा हो न बैठा हो, अगर यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र बैठा हो तो बहुत अच्छा हो गया। अगर चंद्रमा बैठा हो और शुक्र की दृष्टि हो, शुक्र बैठा हो चंद्रमा की दृष्टि हो, अब न शुक्र बैठा न चंद्रमा हो की दृष्टि हो तो इसका क्या हो गया, इस भाव का भावेश कौन हो गया, शुक्र। शुक्र यहाँ बैठ गया। बात को समझिएगा, शुक्र यहाँ बैठ गया और चंद्रमा यहाँ बैठ करके देख लिया। तो हमको एक संबंध बाद का समझ में आता है कि यदि अब यहाँ पे न तो चंद्रमा की दृष्टि है न शुक्र की दृष्टि है और अन्य कोई भी ग्रह शनि राहु मंगल केतु सूर्य बुध जो भी है, कोई भी ग्रह ना यहाँ बैठा है न यहाँ को देख रहा है, तो इसके रिजल्ट को कैसे समझें? तब इसके रिजल्ट को इसके स्वामी के अनुसार समझें। अगर स्वामी शुक्र ही हो और इस कंडीशन में यदि आ जाए तो उसको भी अच्छे घर होंगे, ऐसा हम लोगों को कहना चाहिए। ये हमने कहा, ये हमारे अनुभव की बात है। आगे आप लोगों के नोट्स में शेयर कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, करेंगे जरूर करेंगे, ताकि आप लोगों के पास एक हो कि हमारे गुरुजी ने अलग से कुछ बताया। तो ऐसे जातक के पास भी अब ये मत आप लोग सोचेंगे कि शुक्र देख रहा है सर, ये देख नहीं रहा, बिल्कुल नहीं देख रहा है, क्योंकि चर राशि को नहीं देखेगा। बात समझ में आया? यहाँ चंद्रमा शुक्र को देख रहा है क्योंकि ये स्थिर राशि है, इसको नहीं देख रहा, इस स्थान को नहीं देख रहा, लेकिन किसको देख रहा है, इसको देख रहा है। यदि यही चंद्रमा को हम यहाँ बिठा देते हैं
अब देखिए, बात थोड़ी थोड़ी करेंगे, ज्यादा बात करेंगे नहीं। तो ये क्या है, इसको नहीं देखेगा, इसको देखेगा और इसको भी देख लेगा। बात समझ में आई? इसको भी देख लिया और इसको भी देख लिया। तो अब क्या हो गया कि चंद्रमा ने चतुर्थे शुक्र को भी देखा और चतुर्थ स्थान को भी देखा। इसका मतलब है कि चंद्रमा और शुक्र का संबंध जो है वो चतुर्थ से किसी न किसी रूप में है। इसीलिए चंद्रमा और शुक्र यदि चतुर्थ को दृष्टि दे रहा हो, चतुर्थ में स्थित हो, या चतुर्थ को ना कोई ग्रह देख रहा हो ना कोई स्थित हो, तो हमने जो बाद में आप लोगों को अभी बताया, इस प्रभाव को मान करके ये कह सकते हैं कि जातक को जीवन में अच्छा घर मिलेगा, अच्छा मकान मिलेगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक में कोई प्रश्न मन में उपजा नहीं है आप लोगों को? थोड़ा सा अभी क्या होगा कि दृष्टियों को लेकर के थोड़ी बहुत समस्या होगी। आपको पराश्री वाला दृष्टि जल्दी समझ में आ जाएगी, तो दृष्टियों को लेकर के थोड़ी बहुत समस्या होगी, अन्यथा समस्या होने की बात नहीं है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, थोड़ा सा इसी में पूछना था कि न वो तुला राशि में जो चतुर्थ वाला भाव है, न उसमें कोई ग्रह बैठा हो और न कोई देख रहा हो, और उसका स्वामी जहाँ बैठा हो उसको भी जो है कोई ग्रह नहीं देख रहा हो, तब तो उसका स्वामी ही फल करेगा ना यहाँ? करना चाहिए, अल्टीमेटली रिजल्ट उसके स्वामी को देना पड़ेगा जी। तो ऐसे स्थिति में एक शब्द में, क्योंकि हर जगह पे ये बात बोलेंगे नहीं बोलेंगे। क्लियर हो गया? हो सकता है यहीं पे समझिएगा, हो सकता है कि ये स्थान शुक्र का नहीं है, यह स्थान शुक्र का नहीं है, मंगल का है। यहाँ गलती हो गया, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 मंगल का। लेकिन नियम तो इस पे भी लगेगा कि शुक्र चंद्रमा यहाँ हो, इसको देख रहा हो। क्लियर हो गया? तो ऐसे स्थिति में इसको अच्छा घर होगा। लेकिन अब ये वाला जो नियम बताया गया, ये वाला नियम खत्म हो गया। शुक्र चंद्रमा वाला जो अब अलग से नियम बताए थे, ये वाला नियम खत्म हो गया। अब कौन सा नियम आ जाएगा कि मंगल यहाँ बैठा, नहीं देखता मंगल, या यहाँ नहीं बैठा, यहाँ बैठा, मंगल नहीं देखता। तो जब मंगल नहीं देख रहा है और इसको कोई ग्रह भी नहीं देख रहा है, न शुक्र चंद्रमा देख रहा है, न सूर्य केतु, सूर्य बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु कोई नहीं देख रहा, तो फिर ये मंगल से जिस प्रकार के भवनों की बात की गई है उसी प्रकार के भवन इसको प्राप्त होंगे। जी। क्लियर हुआ विनय पटेल जी? जी सर। अब यदि मंगल के ऊपर चंद्रमा का दृष्टि आ जा रहा है, बात समझिएगा, आ गया चंद्रमा की दृष्टि? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जी सर, उसका चंद्रमा की दृष्टि पड़ रहा मंगल पे, और यहाँ से शुक्र की दृष्टि पड़ गई, पड़ गई ना? जी जी। तो अगर ऐसा स्थिति भी बन गया तो इसका मतलब है कि अब इसके मकान बनाने में मंगल की तरह मकान होगा, शुक्र चंद्रमा का प्रभाव होने से मकान बड़ा होगा। जी। क्लियर हुआ? जी। इसको समझ में क्या विद्या भारती, तुमको क्या प्रॉब्लम हो गया? गुरुजी, अगर जो 4th हाउस कारकांश का 4th हाउस लॉर्ड होगा वो अगर देखेगा, शुक्र चंद्र का कोई इफेक्ट नहीं होगा तो भी अच्छा रहेगा।
हाँ वो अच्छा रिजल्ट है, चिंता मत करो। ज्यादा जो बताना चाह रहे हैं वो समझ पा रही हो कि नहीं, मेरा तीर हाँ निशाने हाँ पे आज लग रहा है कि नहीं, मैं वो पूछना चाहता जी गुरुजी समझ रहे हैं। हूँ। आशुतोष प्रधान जी, आप बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। गुरुजी कोई बात नहीं है, बोलिए। नहीं, कंफ्यूज नहीं हुआ गुरुजी। ये जो बात हो रहा है ना, ये हर कोई मतलब जेमिनी का हर कोई लग्न के लिए एप्लीकेबल है या कारकांश लग्न के लिए एप्लीकेबल है? ये कारकांश लग्न के लिए एप्लीकेबल है। ओनली कारकांश लग्न के लिए? जी, हम कारकांश लग्न पढ़ा रहे हैं, यही मान करके चलिए। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। कहते हैं देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये इतनी पतली पुस्तक है, समझ गए ना। आपको ज्योतिष इस एक चीज तो है, आदमी को ना, वो देखते हैं ना, बच्चे को पजल वाला गेम दे दिया जाए, खेलो, उसका दिमाग बढ़ेगा। वो मैं आज तक वो ऐसे ऐसे घुमा के एक ही तरफ सफेद या लाल या ग्रीन कर देने वाला देखे हूँ, वो चरखी होता है, उसको क्या बोलते एक्चुअली हैं गुरुजी कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, मैं ये थर्ड दृष्टि पढ़ रहा हूँ, प्रश्न में भी था तो शत्रु दृष्टि मित्र दृष्टि, वहां पे पराशरी दृष्टि कोई बात, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है, आ जाएगा गुरुजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ कोई बात नहीं। हम ये एक चीज समझ लीजिए, जो मेरा पहला क्लास होता है जिसको मैं ओपन करता हूँ, वो क्लास अच्छा होता है, क्योंकि मैं खुद भी संभल के बात करना चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा न रहे जो बातों को समझ न सके, इसीलिए उसको उसी तरह से लेकर के चलते। तो अब यहाँ जो आगे पढ़ेंगे ना, वो आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए इरिटेटिंग हो, लेकिन हमको इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। वर्तमान समय में हम उस ग्रह के कारकत्वों के आधार पर जो भी समझ सकते हैं वो समझ करके हम बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ तो आप लोगों ने पहला समझ ही लिया। अब कहता है कि राहु शनिभ्याम शिलागृहम, कारकांश लग्न से चतुर्थ में राहु व शनि की स्थिति हो या दृष्टि हो तो मनुष्य का पत्थरों से बनाया गया मकान होता है। अब पत्थर से बनाया गया मकान तो रामचंद्र जी का है, अभी जो अयोध्या में बन रहा है, तो क्या उस तरह से पत्थरों का मकान हो कहना चाह रहा है? नहीं, उस तरह का पत्थरों का मकान नहीं कहना चाह रहा। ये कहना चाह रहा है कि वो पत्थर आपके ग्राउंड पे फैले हुए थे, उसको इकट्ठा कर करके आपने दीवार बनाया और एक घर बना लिया। बात समझिएगा, इसका मतलब है कि किसी जुगाड़ से घर का बना लेना, यदि राहु और शनि चतुर्थ स्थान में हो तो किसी न किसी जुगाड़ से घर बना लेना। तो ऐसे में कई प्रकार के घर आ जाएंगे, झुग्गी झोपड़ी आ जाएगा, साधारण 50 गज 100 गज में बनाने वाला मकान आ जाएगा, गांव में जो मकान बनता है बहुत सारे मकान वो आ जाएंगे। क्लियर हो गया कि हम अपने उपस्थित संसाधनों से ही मकान बना लिया, हमने अलग से कुछ लिया नहीं। हमारे पास जो संसाधन प्राप्त था, आप लोग हम लोग वो यहाँ ये बोलते हैं पराली बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको पुआल बोलते हैं, समझ गए ना। वो हमारे यहाँ जड़ से काटा जाता है, हमारे यहाँ आग नहीं लगाया जाता है, पशु के चारे में वो बड़ा काम आता है। ठीक है, तो अधिकांश गांवों में क्या होता है, ईंट का भी दीवार है तो छत जो है ना, छप्पर जो है वो पुआल का है। तो उपस्थित संसाधनों से जो मकान बनता है उसको कहते हैं कि पत्थर आदि से जोड़ करके मकान बना लिया आपने। ठीक है, शनि और राहु यदि पंचम चतुर्थ स्थान में स्थित हो। कुज केतु व्याम अष्टकम, कहता है कि कारकांश लग्न से चतुर्थ में मंगल व केतु की स्थिति या दृष्टि हो तो ईंटों से मकान बना होता है, अर्थात आपका मकान कंस्ट्रक्टेड है। अगर आप ईंट का प्रयोग कर रहे हो तो इसका मतलब है कि कुछ परचेज करके ला रहे हो। तो आज के समय में ये समझ लेना चाहिए कि आपके पास फ्लैट है, आपके पास छोटा मोटा मकान है, ये मकान है, कंस्ट्रक्टेड हाउस है। आप सिर्फ ईंटों से बना हुआ मकान क्या होगा, कैसे समझेंगे?
तो वर्तमान समय में अगर ईंट लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा घर कंस्ट्रक्टेड है, हम कंस्ट्रक्टेड हाउस में रहते हैं। इसके लिए किसका प्रभाव लिया गया? मंगल और केतु का। तो क्या खाली मंगल के प्रभाव से भी संभव है? जी हाँ, संभव है। यहाँ शनिवत राहु लिया गया और कुजवत केतु लिया गया, इसीलिए शनि के साथ राहु को जोड़ा गया और मंगल के साथ केतु को जोड़ा गया। ये सब अपने दिमाग से उपजाना होगा, ये अपने दिमाग से आपको निकालना पड़ेगा। कि पहला जो सूत्र लिखा गया उसमें ये लिखा गया कि राहु शनिभ्याम शिलागृहम, और उसके बाद लिखा गया कुज केतु भ्याम 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 अष्टकम। अष्टकम का मतलब वही होता है ईट से बना हुआ। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं गुरुना दारवम। अब गुरुना दारवम का मतलब क्या है? कि गुरु की स्थिति या दृष्टि का योग हो तो लकड़ी से बना हुआ मकान होता है। तो आज के संदर्भ में आप लोग समझिएगा, एक तो जहां लकड़ी से मकान बनता है उस मकान को ले सकते हैं। पहाड़ी एरिया में, जंगल के एरिया में लकड़ी से मकान बनता है तो उसको आप ले सकते हो, अन्यथा वेल फर्निश्ड हाउस लेना चाहिए। हमने पहले कंस्ट्रक्टेड हाउस कहा, उसके बाद वेल फर्निश्ड हाउस बोल रहे हैं। अच्छा फर्नीचर युक्त आपका घर हो, आपके घर में अलमारी वार्डरोब हो, किचन बहुत अच्छा हो जिसमें वुडन का वर्क किया गया हो, सोफा हो, बेड हो, वेल फर्निश्ड हो। तो यदि गुरु का प्रभाव होगा तो यहाँ पे सिर्फ लकड़ी का मकान नहीं बोल करके वेल फर्निश्ड हाउस बोलना ज्यादा जरूरी है। तो ये आपके घर में होगा। क्लियर हो गया? अब आगे कहता है कि तान रवीना, यदि सूर्य की दृष्टि हो तो तान, तान का मतलब होता है घास फूस। तो गांवों में जो घास फूस डाल करके मकान बना लिया जाता है, या शहरों में जो प्लास्टिक वगैरह आप देखते होंगे, किसी बड़ा होर्डिंग को ही काट के अपने घर के ऊपर रख दिया, कहीं से होर्डिंग ले आया, उसी से उसका बरसात का पानी बाहर जा रहा है। तो ऐसे मकान, अर्थात हमारे मकान हो या ना हो, किसी तरह से ढक लिया है अपने घर को, तो तृण या ताड़ अर्थात घास फूस से बना हुआ मकान हमारा होता है। हमारे पास अच्छे मकान नहीं होते। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। किसकी दृष्टि से गुरुजी? चतुर्थ भाव में गुरु की दृष्टि हो, क्षमा चाहेंगे, सूर्य की दृष्टि हो या सूर्य स्थित हो। वो इसमें ये भी पता लगेगा कि कब होगा। जैसे आपने कहा मकान होगा, फर्निश्ड होगा। वो बात की बात है। पहले कैसा होगा ये तो जानेंगे, फिर कब होगा जानेंगे। होगा कि नहीं होगा ये सब समझते हैं ना। जैसे कि आगे चलते हैं, समझ जाइएगा। तो थोड़ा देर और दीजिए। इसका मतलब यहाँ क्या समझ में आता है कि चतुर्थ स्थान में कोई ना कोई ग्रह हो या दृष्टि हो तो हमारे सिर के ऊपर छत है, और कोई ग्रह नहीं है, अगर दृष्टि नहीं है तो क्या हमारे सिर के ऊपर छत नहीं होगा? ऐसा कहा जा सकता है क्या? तो यहाँ इसी के लिए हमने आपको पहले बताया कि यदि कोई ग्रह वहां हो या किसी ग्रह की दृष्टि ना हो तो ऐसे स्थिति में हम लोग इस बात को मान करके चलेंगे कि उसके स्वामी की जो स्थिति है और उसके ऊपर जो दृष्टि प्रभाव है उससे हम उसके घर का वर्णन करेंगे। क्लियर हो गया? आगे लिखता है कि बुध की स्थिति और दृष्टि मकान नहीं देता, और उसी तरह से लिखता है कि चंद्रमा भी यदि अकेला स्थित हो या अकेला दृष्टि डाल रहा हो तो भी घर के ऊपर छत नहीं होता। होरा पराशर में भी और जैमिनी सूत्र में भी, दोनों जगहों पर इस बात का वर्णन है
कि ऐसे स्थिति में यदि बुध चतुर्थ में हो या चंद्रमा अकेला चतुर्थ में हो या चतुर्थ को दृष्टि डाल रहा हो, तो विवाह के उपरांत सपत्नीक खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है। कदाचित किसी स्थिति में मनुष्य को बहुत प्रयत्न करने के बाद सिर छुपाने की जगह मिल सकती है। इसका मतलब है कि चंद्रमा और बुध का प्रभाव जो है वो बहुत अच्छा बताया नहीं गया है। इस सपत्नीक मतलब अगर आप नई शादी करके लाए हैं तो भी आपको घर रहने के लिए नहीं है, आप खुले आसमान के नीचे अपने पत्नी के साथ सोते हैं। क्लियर हो गया? तो ऐसे स्थिति में अब आप लोगों को ये समझना है कि कारकांश लग्न से चतुर्थ में गुरु हो, सूर्य हो, मंगल हो, केतु हो, शुक्र हो, बुध हो, चंद्रमा हो, तो अकेला बुध और चंद्रमा का प्रभाव आपने अलग से समझ लिया। सूर्य से घास फूस का, मंगल से ईंट का, गुरु से लकड़ी का और शुक्र चंद्र से बड़ा महल। इतना ही तो याद रखने की जरूरत है। अब मनीष जी पूछिए क्या प्रश्न है। अब हमारा आज का प्रोग्राम यहीं तक समाप्त हुआ। ये जैसे आप बताएंगे गुरुजी कि ये फर्नीचर युक्त होगा या केवल घास फूस का होगा, तो ये होगा, ये तो आया समझ में, लेकिन ये कब होगा इसकी दशाएं क्लियर होंगी दशाएं इसमें? बताएंगे, वो तो दशाएं बताएंगे। तो आचार्य जी इसका मतलब ये हुआ जो लोग सड़क के किनारे पर रहते हैं तो उनके पर यही होगा कि चतुर्थ भाव पर चंद्रमा या बुध की स्थिति होगी, तभी वो सड़क के जी बाहर बैठे रहते जी, हैं। जरूर या फिर जरूर। जो जिनके ऊपर गुरु की दृष्टि रहती है तो वो वुडन वर्क अपने घर में बहुत कराते होंगे, बिल्कुल छत बिल्कुल पर ये और माना, फ्लोर पर। और जिनका बिल्कुल बुध और ये चंद्रमा स्कूल का की माना। रहता दृष्टि, होगा गुरु जी बुध और चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ पे, मतलब कि उनका अपना छत नहीं होगा, तो किराए पर भी वाले भी ऐसे माने जाएंगे ना गुरु जी, जो नहीं बनवा पाते नहीं, मकान? किराए वाले भी नहीं माने जाए। पहले निरुपमा शर्मा जी और कुछ बोलना चाह रही थी, उनको बोलने दी। वन बाय वन कीजिए मनीष प्लीज। हाँ, ऐसे ही मतलब जैसे राहु और शनि का बोला, तो जो लोग अपना मार्बल का वर्क कराते हैं या अपने घर के बाहर की बाउंड्री पर स्टोन लगा देते हैं, पत्थरों का बहुत नहीं, यूज। वो नहीं मानना है। अच्छा, वो तो बहुत बड़ा घर हो गया, तो शुक्र का प्रभाव होगा। वो चंद्र शुक्र से ही प्राप्त होगा। और ये मार्बल थोड़ा बहुत कवर करा लेते हैं, ये सब गुरु के भी प्रभाव से आ जाएगा। जी क्लियर हो जी गया? जी। यहाँ पे शनि और राहु से हम लोग, हमारे पास उपस्थित संसाधनों से जो मकान बन जाता है, बांस काट के लाया, उसका खूंटा गाड़ लिया, बात समझ में आया? हाँ प्लॉट हाँ, में पड़ा बिल्कुल। हुआ पत्थर था, उसको दीवार के रूप में जोड़ दिया। क्लियर हो गया? आप जब कहीं जाएंगे पहाड़ी इलाके में तो देखेंगे छोटा छोटा दुकान है, उसको बगल में पत्थर जो जोड़ करके उसकी चार दीवारी बना दी गई है और ऊपर घास फूस का जो है सो कुछ लटका दिया गया। चलिए, रंजीत पटेल जी बताइए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, अगर चंद्रमा की दृष्टि है और एक से अधिक कंडीशन लागू हो रही है, जैसे चंद्रमा और शुक्र है, चंद्रमा में बुध की भी दृष्टि है, मतलब चौथे भाव में गुरु की भी दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है, तो उसको किस प्रकार से हम देखेंगे? अच्छा मकान मिलेगा, एक से अधिक मकान का सुख होगा, ऐसे बोल दीजिएगा। जब इतना अच्छा अच्छा प्रभाव रहेगा तो ज्यादा बोलेंगे। ये हमारी कुंडली है गुरुजी। अच्छी बात। रजनीश शुक्ला जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। ये जो कारकांश के ऊपर पढ़ा रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है, मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया हूँ कि ग्रहों के, जैसे आपने कुंडली लगाई उदाहरण के लिए, दृष्टि बताने के लिए, तो मैं ये कंफ्यूज इसलिए हो गया हूँ कि ये ग्रहों का हम कारकत्व कैसे समझें कि किस परिस्थिति में क्या रिजल्ट होगा। कारकत्व जो पराशरी में जानते हैं उसी कारकत्व को याद रखने की जरूरत है। फिर ठीक है गुरुजी, फिर यही कंफ्यूजन थी। धन्यवाद। इसको, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सचदेवा जी। सर, ये कारकांश लगन से जो चौथे घर की बात हो रही है, जो चौथे घर का जो स्वामी है वो उसको शुक्र या चंद्रमा नहीं देखते, लेकिन शुक्र और चंद्रमा चौथे घर को देखते हैं, तो भी बड़ा घर होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा।
और ऐसे ही अगर शुक्र ना देखे, 2 शुभ ग्रह देख लें, गुरु देख ले या चंद्रमा देख ले, तो भी होगा? तो भी बड़ा गर्व। अब यहाँ पर आपको अपने से इसकी व्याख्या करनी है। क्लियर हो गया? हमने कहा कि अब चतुर्थ को कोई नहीं देख रहा है, लेकिन यदि चतुर्थेश को गुरु शुक्र चंद्र देख लिया और चतुर्थेश की स्थिति अच्छी है, केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में है, तो उसको बड़ा गर्व हो सकता है। अब आपको यहाँ हमने कहा कि हमारा जो काम है वो आपको व्याख्या सहित विषय को समझाने का है। आगे हमसे भी अच्छा व्याख्या आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आशुतोष प्रधान जी। गुरुजी मैं लास्ट क्लास नहीं था, वो स्वांश लग्न के बारे में मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि स्वांश लग्न जो होता है उसमें तो डेफिनेटली आत्मकारक ही लग्न में होगा गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल आत्मकारक ही लग्न हुआ। ठीक है गुरुजी। और एक छोटा सा गुरुजी पराशर का सवाल है, पूछ लीजिए। गुरुजी आपने बताया था केतु के पीरियड में अगर बच्चा कंसीव करता है तो नेसेसरीली गुरुजी वो मेल ही होता है, लेकिन 90% केस में उसका डेथ हो जाता है। जी हाँ। तो ये केतु का अंतरदशा में या केतु के दशा में भी कंसीव होने से ऐसे होता है? ये अंतरदशाओं का प्रभाव ज्यादा मानना चाहिए। और गुरुजी पंचम के ऊपर अगर बुध का अगर प्रभाव भी हो जाए तो कुछ बच्चों में गड़बड़ी होता है क्या? ना ना ऐसा नहीं कहेंगे। आपने शायद ये बताया था कि शायद मेडिकल का हेल्प लेना पड़ता है चंद्रमा अगर गुरु का। वो तो जरूरी है, क्योंकि बुध का प्रभाव है और काल पुरुष के पत्रिका में बुध छठे का स्वामित्व रखता है, इसीलिए मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। सर ठीक है गुरु जी, थैंक यू गुरु। गुंजन प्रियदर्शी। प्रणाम सर। प्रणाम सर, जैसे हम लोग अभी चतुर्थ भाव की व्याख्या सीख रहे थे, तो जैमिनी में मान लीजिए चतुर्थ भाव अच्छा नहीं दिख रहा है, ना उसके चतुर्थेश उससे संबंध बना रहा है, ना उस पे चंद्र शुक्र देख रहा है, लेकिन सर पराशरी सिस्टम से चतुर्थ भाव बढ़िया दिख रहा है, तो फिर कैसे इसको व्याख्या करेंगे? पराशरी से बोल देना ना कि अच्छा घर मिलेगा, उतना सोचने का जरूरत कहाँ है। ठीक है ना जी? ठीक है सर, थैंक यू। नरेश कुमार जी। अंतिम सत्य, हाँ एक सेकंड, अंतिम सत्य यही नहीं होगा कि जो हम बोल रहे हैं या जो जैमिनी बोल रहा है या जो पराशरी बोल रहा है, क्योंकि हम लोग सूत्र और सिद्धांत को पढ़ रहे हैं और यही अंतिम नहीं है। समझ रहे हो ना? हम लोगों के पास जो उपलब्ध है उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, ये अंतिम नहीं है। आप पराशरी से अच्छा देख पाते हो तो पराशरी से ध्यान दो, जैमिनी से अच्छा देख पाते हो तो जैमिनी से ध्यान दो। और लेकिन हम यदि नए विषयों को सीखते हैं ना, हमारा ये दिमाग काम करता है ज्यादा, तो हम ज्यादा समझ पाते हैं, इसीलिए इस विषय को नरेश कुमार जी बोलिए। सर नमस्ते। आप लोग म्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ सर नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन पराशरी को लेकर ही है। अस्त ग्रह की दृष्टि को हम कैसे देखेंगे? अस्त ग्रह की दृष्टि पूर्ण दृष्टि होगी, पूरे प्रभाव रखेगी दृष्टि। कहा जाता है कि अस्त ग्रह अपना सारा कुछ प्रभाव खो देता है, प्रभाव नहीं खोएगा वो? दृष्टि प्रभाव नहीं खोता। चलिए आज इतना ही रखते हैं, अगले सप्ताह में फिर कारकांश का ही आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल ही चिंता नहीं करना है, 4 महीने की जगह 6 महीने कोर्स जाएगा तो चलता रहेगा, इसीलिए आप लोग चिंता मत कीजिए। सर अर्गला भी पढ़ाएंगे? प्रणाम गुरु जी। सर अर्गला नहीं पढ़ाएंगे तो जैमिनी में पढ़ाएंगे क्या? प्रणाम गुरु जी। मेरा कहना है कि क्या है, प्रणाम, हमारा कहना यही है कि हमारे पास जैमिनी शुरू होने का एक ही कारण है कि 2-4 लोग ना कहीं से गए और पढ़ लिख करके आए, वो बोले सर कंटेंट के नाम पे 0 है और समझ में ही नहीं आया कि मैंने पैसा दिया। तो इसीलिए मैंने कहा कि अच्छा हम सोचते हैं समय निकालते हैं। तो हम संडे को शाम का समय नहीं रखते थे, लेकिन संडे का शाम का समय तब रखते हैं जब कोई क्लास आगे बढ़ जाता है, 6 महीने से आगे हो, संडे को ट्रांसफर कर देते हैं।
तो कल संडे के शाम को रख लेते हैं तो जेमिनी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छा है, सीखिए ना, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सर।